बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा अभी तो टॉपिक चल रहा था वो है जी इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12 कंपनीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके तहत हम जो है सीख रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम जिनके ऊपर हमें टैक्स आयद करना है और वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। और ये सारी जो हम कोशिश कर रहे थे वो जी हम लोग इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टैक्सेबल इनकम अभी मालूम करने के लिए ये वर्किंग कर रहे थे। तो उसके अंदर आज हम मज़ीद कुछ आइटम सीखेंगे जिसमें जो आती है हमारे पास वह जी लीव एनकैशमेंट। कि कंपनीज आपको मुख्तलिफ अपने एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की छुट्टियाँ अवेल करने की इजाज़त देती हैं कि जी एक साल के दौरान कि आपकी जो रेगुलर वीकली ऑफ होता है लाइक संडे या सैटरडे संडे, बाज़ का कुछ इदारों में होता है, कुछ इदारों में सिर्फ संडे की छुट्टी होती हैं। तो इनके अलावा कुछ छुट्टियां जो होती हैं, कुछ लीव जो है इदारा अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करता है और साथ एक ऑप्शन देता है कि अगर आप ये छुट्टियां अवेल कर लेंगे तो ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं करता, पता अलाउ होने के बावजूद ये नहीं करता, तो इन छुट्टियों की जितने दिन होते हैं, जितनी छुट्टियां अलाउ होती हैं उसमें से जितने दिन उन्होंने अवेल नहीं की, उनकी जितनी पेमेंट बनती है पर डे के लिहाज से वो उन्हें दे दी जाती है। तो ये भी एक हमारी इनकम का कैश का सैलरी का हिस्सा होता है, इसलिए ये भी अमाउंट हमारे पास टैक्सेबल होगी। तो इसे हम मेन कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद बाज़ औक़ात हमारा जो एम्प्लॉई है वो हमारे एजुकेशन एक्सपेंसेस को उठाने के लिए मुख्तलिफ हमें अलाउंस देता है या फैसिलिटीज़ दे देता है। तो वो क्या होगा जी, अगर एम्प्लॉई हमें उसके दो ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि एम्प्लॉई जो है फ़िक्स अलाउंस देता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें फ़िक्स अमाउंट दे दी जाए उसके लिए, उनकी फ़ीस के लिए। तो यह जी फ़िक्स एजुकेशन अलाउंस, फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, कि एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उसके लिए फ़िक्स उनके एजुकेशन के लिए एक अलाउंस दे दिया है कि जी वो 5,000, 10,000, 3,000 जितना भी है वो एक अमाउंट जो है वो उन्हें दे दी जाएगी फ़िक्स एजुकेशन के लिए, कि वो अपनी एजुकेशन कर सकते हैं, अपने फ़ी के अखराजात यहाँ से पूरे कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये तो अलाउंस दे दिया तो ये भी मुमकिन है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि उनका जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन तैयार कर लेता है ताकि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी उनके बच्चे वहाँ पढ़ सकें। तो अगर ऐसी फैसिलिटी दे देता है हमें वो, तो देन उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा जी, उसे हम लिखेंगे। वो जो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा वो आ सकता है जी इस नाम से, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयज़ इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट। अगर एम्प्लॉय का अपना इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जो अखराजात आएंगे वो जी एग्जाम्प्ट होगा, वो मेन कॉलम में वहाँ कुछ भी नहीं जाएगी इसमें। इसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की टूर्स करवा देती है कंपनी कि वो सैर करें। उसमें क्या होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे जिस इलाके में कंपनी ने टूर करवाया है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, किसी मकसद के लिए, लाइक कि किसी दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग करनी है तो उनके ऑफिशियल के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए बाहर कहीं किसी होटल में वो स्टे कर सकते हैं। या फिर ये है कि बस अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही एनुअली कहीं भेज देते हैं, जहाँ जी आप वहाँ पे फ्रेश होएं, तो उसके लिए टूर करवाते हैं
तो ये क्या होगा जी, उसके अंदर जो होटल के बिल्स जो होंगे या उनके अखराजात आएंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा जी। तो ये दोनों तरीके देखेंगे, होटल बिल्स पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू। अब हम इसके अंदर देख सकते हैं जी, अगर नंबर ए, अगर ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है, अगर तो ये जो बिलिंग थी, जो पे किया, होटल का किराया वगैरह पे किया, ये तो ऑफिशियल पर्पस के लिए, फिर तो ये होगा जी एग्जाम्प्ट। और अगर ये जो ट्रिप करवाया गया है काम, वो हम प्ले ट्रिप है, वैसे ही अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रेश करने के लिए, रूटीन वर्क से थोड़ा सा वर्किंग के लिए अगर दिया है, तो वो हमारी जो अगर प्ले ट्रिप है उस केस में ये जितने बिल होंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा, जितना कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंस आया वो उसका टैक्सेबल होगा। इसके बाद बाज़ औक़ात कहते जी, एनी एसेट गिवन टू एम्प्लॉय, या हम इसे ऐसे लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है जी, रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर चार्ज डेप्रिसिएशन। देखिए जी, एक एम्प्लॉयर ने कोई फिक्स एसेट ले लिया, सपोज के टेलीविज़न या फ्रिज वगैरह, वो उन्होंने अपने लिए ख़रीद ली है। अब वो अपने लिए तो उसने ख़रीदी है, लेकिन दे दी एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉय को कहा जी अब आप इसे यूज़ करें, ये आपकी है, लेकिन अपनी बुक्स के अंदर वो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली तो ये अगर एम्प्लॉय से ख़रीदता तो उसका वो एक्सपेंस बनता, लेकिन अब चूँकि ख़रीद कर एम्प्लॉयर ने दिया है, एम्प्लॉय की बचत होगी यहाँ पर, तब वो उसकी एज ए इनकम ट्रीट होगा। तो इसलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगी यहाँ पर, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो जो अमाउंट होगी जो कंपनी ने चार्ज की है उस साल के अंदर, वो टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब इतनी अमाउंट जो होगी वो एम्प्लॉय का, हम सपोज किया जाएगा कि ये उसकी बचत हो रही है एम्प्लॉय की, ये उसका फ़ायदा हो रहा है जी, ये एम्प्लॉय खुद भी ख़रीद सकता था। इसके बाद ये एनी एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। आप एक्सपेंस कह लें या कोई पेमेंट कह लें, एक्सपेंस की जहाँ पे वर्ड पेमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, कि वो है तो एम्प्लॉय का था, कि उसका खर्चा है या उसके लायबिलिटी है, लेकिन पे कर दिया है एम्प्लॉयर ने, देन एम्प्लॉय की तो बचत होगी ना, तो जितनी बचत हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी हमारे पास। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये हेल्थ कोई भी इसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है, कभी इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। और बी केस में ये आ सकती है सैलरी ऑफ स्वीपर, स्वीपर की सैलरी है, गार्डनर की है जी, गार्डनर की, वॉचमैन की एंड ड्राइवर। अगर ये जो है हमारे एम्प्लॉय की, ये जो बंदे हैं, स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है या ड्राइवर है,
इनकी सैलरियाँ भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। नंबर सी पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, किसी किस्म की टैक्स जो है वो पेमेंट भी है, जो टैक्स की जो पेमेंट है वो बनती है, लेकिन वो मालिक कहता है चलो ठीक है, एम्प्लॉयर जो है कहता है कि आपका टैक्स भी मैं अदा कर देता हूँ। तो इस तमाम केसेस के अंदर एम्प्लॉई जो है हमारा, उसकी बचत हो रही है, उसका जो एक्सपेंस होना था, जो उसकी पेमेंट करनी थी, उसकी वो बच गई है, तो ये उसकी इनकम ट्रीट होगी और ये मेन कॉलम में जाकर टैक्सेबल हो जाएगी। इसे मेन कॉलम में हम टैक्सेबल कर देंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस हैं जी, उसको हम देखेंगे। इसके अंदर पहले जो है वो देख लेते हैं रिफ्रेशर कोर्स को। रिफ्रेशर कोर्स है जी, ये अगर देख लिया जाए, कंपनीज नॉर्मली अपने एम्प्लॉयज़ को साथ साथ रिफ्रेशर कोर्स करवाती रहती हैं, ताकि वो जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनसे भी आगाह हो सकें और नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपनी वर्किंग जारी रख सकें। तो ऐसे चूँकि कंपनी ने अपने बेनिफिट के लिए किया, लिहाजा इसकी जो अमाउंट जो खर्च आई होगी एम्प्लॉय के ऊपर, ये टोटली एग्जाम्प्ट होगी, इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस होंगे। मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं, लाइक आप ये कह रहे हैं जी एजुकेशन, जिसके अंदर आपको आ सकता है जी एमफिल या पीएचडी अलाउंस है, या रिसर्च। ऐसी कोई अमाउंट आ जाती है कि ये चीज़ें, तो ये भी टोटली हमारे, चूँकि हमारी इनकम में से होना था तो अब नहीं हो रहा, बचत हो रही, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर रीलोकेशन अलाउंस भी हो सकता है जी, रीलोकेशन अलाउंस जो होता है हमारा, अगर हम उससे देखें कि भाई पोस्टिंग जो है वो अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय की एक जगह से दूसरे इलाके में कर देती है, तो उस केस में चूँकि पोस्टिंग तो कंपनी ने की है और ये अपने जो एम्प्लॉई होता है उसे फिर उस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में, जिस इलाके में उसकी पोस्टिंग हुई है वहाँ जाना पड़ता है। तो जाने के लिए अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी उसके होते हैं जी, जब वो छोड़कर अब एक जगह पे है, वो घर पर अपने यहाँ से छोड़ेगा, तो वहाँ जाकर अपना सामान वगैरह लेकर शिफ्ट होगा, वहाँ कर लेगा, रहाइश के लिए सब उसे अखराजात करने पड़ेंगे। तो तमाम अखराजात जो है ये सारे जो एम्प्लॉय को पे करते हैं, ये लाइक टीए डीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह या डेली अलाउंस वगैरह यही ट्रीट होंगे, और ये ऐसी अमाउंट टोटली एग्जाम्प्ट होती है, मेन कॉलम में नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी की वजह से हुआ है। इसके एम्प्लॉय का इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, लिहाजा इसमें नहीं होगा जी। तो ये टोटली हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएगी हमारी। ये भी है जी, बाज़ का आपको ऑर्डरली अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस है, ऐसे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। यूटिलिटीज़ मतलब घर की आपकी गैस बिजली वगैरह के लिए अखराजात हैं वो, तो उस केस में वो भी टोटली टैक्सेबल होंगे। और ऑर्डरली अलाउंस जो है ये जो एक बंदे के लिए स्पेशली किया गया है, इस बंदे को ये अमाउंट उसके ज़रूरियात के लिए, उसके अखराजात के लिए मुख्तस कर दी जाती है, तो उसे कहा जाता है कि जी आपको रूटीन वाइज जो है ये अमाउंट मिल जाएगी, तो अलाउंस के तौर पर, तो वो भी हमारी टैक्सेबल अमाउंट में आ जाती है। इसके बाद खाने के लिए भी बस का अलाउंस मिल जाता है, जिसे हम नाम देते हैं जी लंच अलाउंस। तो ये भी खाना वगैरह ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। इन तमाम के इसी स्पेशल एडिशन अलाउंस, अगर इन अलाउंसेस के अलावा भी कोई स्पेशली किसी बंदे को दिया जाता है तो वो भी हमारी इनकम का हिस्सा बन जाता है और इसे हम टोटली टैक्सेबल हो जाएगा।
तो ये टोटली अमाउंट जो होते हैं वो मेन कॉलम में चलेगी, मतलब इसके ऊपर अखराज रंग के टैक्सेबल है जी हमारा ये सारा का सारा। बाज़ का एक डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके लिए कम्युनिकेशन अलाउंस दिया जाता है सिर्फ, कि उसके मतलब मोबाइल का एक्सपेंस वगैरह जो होता है वो इंटरनेट के, वो भी सारा हमारा टैक्सेबल होगा टोटल अमाउंट जी। इसके बाद उसका होता है नहीं इंटरनेट बिल्स, बात करें जी इंटरनेट बिल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, एम्प्लॉई इंटरनेट यूज़ करता है तो उसके जो बिल की जो पे किए जाते हैं एम्प्लॉय उसके बिल पे करता है। तो इसे भी हम दो तरीके से देखते हैं। अगर तो वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उसने इंटरनेट यूज़ किया तो फिर तो ये टोटली एग्जाम्प्ट होंगे जी, इसका एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं है, ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम किया। और अगर वो प्राइवेट पर्पज़ का था कि एम्प्लॉय के प्राइवेट पर्पज़ के लिए है तो फिर ये बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय का, तो इससे फिर वो उसकी इनकम का हिस्सा ट्रीट किया जाएगा और ये मेन कॉलम में से एज ए टैक्सेबल के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा कि इसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा जी। अगर एम्प्लॉय जो है उसे बोनस जो है सैलरी के साथ साथ उसका बोनस भी आते हैं, बोनस का बता तो दिया जाता है कि आपको बोनस दिया गया है, मतलब वो ड्यू हो गया है, बट नोट रिसीव्ड इन करंट ईयर। कि अगर वो जो बंदा है कि उसे बोनस बता दिया कि आपको इतना बोनस बनता है आपको ये मिल जाएगा, लेकिन अभी तक एम्प्लॉय को पे नहीं किया जाता, तो जब तक पे नहीं किया जाता तब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसका जी इनर कॉलम में लिख देंगे बस, मेन कॉलम में नहीं लिखेंगे। अगर रिसीव हो जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाना था, अब रिसीव नहीं हुआ, ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद जी आपको अगर आप डिपार्टमेंटल कोर्स वगैरह करते हैं और वहाँ पर आप एक्सेप्शनल केस में आप जाके अपनी पोजीशन ले लेते हैं तो उस केस में आप जो जीतते हैं तो आपको इदारे की तरफ से कोई इनाम दिया जाता है। तो देन वो क्या होता है जी, उसे रिवार्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होता है वो पास कर लेते हैं तो उस पर जो रिवार्ड दिया जाएगा वो भी आपकी इनकम का पार्ट बना दिया जाएगा और ये टैक्सेबल होगा। अच्छा, ड्यूरिंग सर्विस बाद का ऐसा होता है कि एम्प्लॉय बीमार हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाता है कि वो काम के लायक नहीं रहता, तो उस केसेस के अंदर उसको कंपनसेट कर देते हैं, इदारे की तरफ से कंपनसेट किया जाता है। हो सकता है कि वो जो उसकी डिसेबलमेंट इदारे की तरफ से हुई हो, उसकी इनका ऑफिशियल ड्यूटी पे करते हुए, ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते हुए या उन ड्यूटीज़ को करते हुए उसके साथ कोई डिसेबलमेंट हो गई हो जो कि टेम्प्रेरी नेचर की हो, कुछ वक्त के बाद वो बाद में ठीक हो जाएगा और दोबारा अपनी वर्किंग पे आ जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे जी, उसे हम लिखेंगे कंपनसेशन फॉर टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट के लिए जो कंपनसेशन है वो जो आपको पे कर दी जाएगी वो टोटली हमारे पास जी टैक्सेबल होगी उसके अंदर, क्योंकि ये भी उसकी इनकम का हिस्सा होगा, उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा, लिहाजा वो हम टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद कल हमने मेडिकल का केस भी पढ़ा था, उसमें देख रहे हैं जी मेडिकल बिल्स रीइंबर्स। एंटीन इज नॉट मेंशन कि जी अगर मैंने ये बात है कि जी अगर कोई एम्प्लॉय जो है
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर वो अलाउ करता है जी, आपको अगर मेडिकल की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर, वो मुख्तस कर देते हैं हॉस्पिटल के, इन हॉस्पिटल के अंदर जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि एम्प्लॉई की सिचुएशन ऐसी है कि उस केस में, कि उस हालत के अंदर अगर उसे एम्प्लॉय कहीं और उसके जिस हॉस्पिटल में उसे इजाज़त दी गई है कि वहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, बहुत दूर है, लेकिन एम्प्लॉय की हालत ऐसी नहीं है तो कि वो उसे इतने दूर लेके जा सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इस केस में एम्प्लॉय जो है वो अपने करीब तरीन हॉस्पिटल के अंदर, जो अच्छा हॉस्पिटल है करीब तरीन, वहाँ से जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वो अपने अखराजात खुद पे करेगा और कुछ वक्त के बाद वो जब ठीक हो जाएगा तो अपने तमाम अखराजात के जो बिल हैं वो कंपनी को जमा करवाएगा। तो कंपनी उसके जितने अखराजात आए होंगे मेडिकल के, वो पैसे उसे रिटर्न बैक कर देगी। तो उसे हम कहते हैं रीइंबर्समेंट होना। लेकिन अगर मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड हो गए हैं तो वो तो एग्जाम्प्ट होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हमें यहाँ मेंशन की, एंटियन ऑफ द प्रैक्टिशनर, ये बेसिकली जो डॉक्टर है जिससे इलाज करवा गया, उसने जिसके रिपोर्ट किया है, तो वो प्रैक्टिशनर का एंटियन ही प्रेजेंट नहीं है, उसके ऊपर वो डॉक्टर भी रजिस्टर्ड नहीं है या ऐसा था, तो इस केस में मेडिकल बिल जो रीइंबर्स होंगे वो उसकी इनकम ट्रीट हो जाएगी और मेन कॉलम में जाकर टैक्सेबल हो जाएंगे, तो उसकी अमाउंट को हम टैक्सेबल कर देंगे। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कि कुछ हमने अलाउंसेस सीखे हैं, कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनका टैक्स ट्रीटमेंट, कि जी कहाँ पे किस इनकम पर हमने टैक्स लागू होगा और कितनी इनकम पर टैक्स लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई बात समझ नहीं आई, तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करूँगा और आपके तमाम जो क्वेश्चन के आंसर करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जी, अल्लाह हाफिज़।